हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, कि तरंगाग्र क्या होता है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर आप लोग को बता दें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है आप लोग को। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि थोड़ी सी डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ये पृष्ठ खींचा और साथ में इसके ऐसे ऐसे करके हल्के रेसे टाइप के आप लोगों ने ऐसे निकाल दिए। अब हम क्या करें, फिर हमने एक रेसे को पकड़ लिया, फिर हमने ऐसे करके ऐसे रेसे कई सारे निकाल दिए। उसके बाद फिर हमने एक इसको पकड़ लिया ऐसे करके, फिर हमने ऐसे निकाल दिए, और ऐसे करके ये करते करते क्रम जो है आगे तक चलता रहेगा। तो यही हमारा काल्पनिक पृष्ठ है जो हम इसको खींच रहे हैं, और ये क्या है, देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, देखिए बिल्कुल लीनियर चल रहा है ये। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो डिफिनेशन होती है कि ये लोग समान कला में होते हैं, मतलब समान डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग यहाँ पर बच्चों तरंगाग्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं तरंगाग्र क्या होता है ये आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। दहली आवृत्ति क्या होती है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दहली आवृत्ति और कार्यफलन दोनों साथ ही साथ होता है, इसलिए पहले हम लोग दहली आवृत्ति पढ़ेंगे, फिर अभी थोड़ी देर में कार्यफलन भी इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दहली आवृत्ति क्या होती है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, ठीक है। जो आपतित प्रकाश मतलब जो आने वाला प्रकाश होता है, वह उसकी न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके। इसे हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वो रखा हुआ है, एक तरह से कोई धातु रखी हुई है, ठीक है, मतलब कोई भी मेटल रखी हुई है। अब यहाँ से हमने क्या करा, देखिए यहाँ से आप लोग को एक ऐसी जो मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है, कहाँ पड़ रहा है, आके इसके सतह पर पड़ रहा है। सतह क्या है इसकी, ये वाली इसकी सतह है। तो यहाँ से जब जैसे हमने हमारी लाइट हम डालें तो यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। जैसे कि आप कागज़ को आग पर रखो तो धीरे धीरे देखो जल के उसमें कण निकलने लगते हैं बाहर, कार्बन जो होता है वो उड़ने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहने का मतलब है कि सतह पे पड़े और सतह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके उत्सर्जित होने लगे। तो वही जो न्यूनतम आवृत्ति होती है इन आने वाली तरंगों की, न्यूनतम आवृत्ति को ही हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन भी हमारी क्लियर हो गई। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को। दहली आवृत्ति, कार्यफलन और ये कला संबंध स्रोत, ये लगभग लगभग एक ही से मिलती जुलती डिफिनेशन होती है इन लोग की, ठीक है। साथ ही साथ मैक्सिमम आप लोगों को जो चैप्टर देखोगे तो ये सब एक ही जैसे आप लोग को डिफिनेशन देखने में एक ही लगती है, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी मीनिंग होती है वो कुछ और कहती है। तो देख लेते हैं, दहली आवृत्ति हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है अभी, और कला संबंध स्रोत देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर सदैव कांस्टेंट रहता है। एक लाइन में अपना आंसर खत्म करना है हमको। ऐसे दो स्रोत जिनके बीच क्या हो, कालांतर मतलब टाइम लैप्स जो होता है वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब ना तो चेंज होता है और ना ही उसमें कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगता है। मतलब जो है जैसा है कांस्टेंट रहेगा, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को लिखनी डिफिनेशन। फिर लिखेंगे, दो कला संबंध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण का प्रतिरूप भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो स्थायी कला संबंध स्रोत हो मतलब जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो उससे होगा हमें व्यतिकरण का प्रतिरूप भी हम लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा ही एक स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कला संबंध स्रोत। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो कि आप लोग के प्रिज्म के पदार्थ से रिलेटेड है, ठीक है। जो प्रिज्म वाला आप लोग का चैप्टर है ऑप्टिक्स भाग का, तो वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट आप लोग के आ सकते हैं या फिर पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब पहला न्यूमेरिकल आप लोग को दिख रहा होगा, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, मतलब प्रिज्म कोण यहाँ पर हमको दिया हुआ है 63, और प्रिज्म कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या यहाँ पर, अब देखिए विचलन कोण हमसे पूछ रहा है। विचलन कोण मतलब कि डेल्टा एम हमको कितना दिया हुआ है, 29 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपतन कोण का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। बस आप लोग को यही फॉर्मूला यहाँ पर सेम टू सेम चिपका देना है, आप लोग का आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर ए की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, 63, तो 63 आप यहाँ पर रख दोगे और डेल्टा एम की जगह रख दोगे 29, दोनों को ऐड करोगे और 2 से उसको भाग कर दोगे। तो फिलहाल 63 में अगर हम 29 ऐड करें तो हमारा बनेगा रखे 92, ठीक है। 92 लगभग बनेगा। 92 को अपॉन में अगर हम लोग कर देंगे
देखिए 92 अपॉन में 2, तो ये हमारा कट के बचेगा 41। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आपतन कोण आएगा वो 41 डिग्री आएगा। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 10 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पर विचलन कोण हमको दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री। विचलन कोण मतलब कि डेल्टा एम। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर ए हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर ए हमें फाइंड करना है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 1.5। तो भैया हमको सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। तो सबकी जगह सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए हमको निकालना है तो ए को हम यहाँ अकेला छोड़ देंगे, बाकी इस पूरे को हम कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे। तो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा, देखिए डेल्टा एम अपॉन में n-1, ये हो रहेगा हमारा फॉर्मूला। इसमें आप लोग को वैल्यू रखनी है कि डेल्टा एम की जगह आप लोग रख दोगे 10 और एन की जगह रख दोगे 1.5। 1 तो 1 है ही, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग परावैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। मतलब परावैंगनी मतलब कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज आप लोग से पूछ रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के उपयोग, जिनको हम लोग यूवी रेज बोलते हैं। ठीक है, यूवी किरणें आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक है, यूवी किरणें क्या होती हैं। तो फिलहाल हम क्या होती हैं इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वरना काफ़ी लंबी भी वीडियो रहेगी। फिलहाल इसके मेन दो उपयोग हम लोग देख लेते हैं मोटे मोटे। क्या होते हैं दो उपयोग। खाने की वस्तुओं के संरक्षण में हम लोग यूवी रेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। अब वो कैसे, खाने की जो वस्तुओं की उनके रख रखाव में, जैसे कि आप लोग कोल्ड स्टोरेज नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, फ्रिज में भी कहीं ना कहीं होता है। बाकी आप लोगों ने जो देखा होगा ओवन में आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, अदृश्य लिखाई। मतलब कि जो एक तरह से चीटिंग पेन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि लिख दो दिखाई नहीं देता है, उस पर फिर हम लोग रोशनी मारते हैं तो वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, वहाँ पर भी अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोग मारते हैं उस पर, तभी दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर नकली दस्तावेजों में, जो नकली दस्तावेज होते हैं उनके उन पर जो मोहर वगैरह लगी होती है, उन सब की पहचान में, उंगली के निशानों का पता लगाने में। अच्छा, नकली दस्तावेजों में यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखिए, 500 का नोट आते ही हम लोग कहाँ उसको ले आते हैं, सीधे सीधे आसमान की तरफ उसको ले जाते हैं भैया। कि भैया वो जो नीली पट्टी उसमें दिख रही है गांधी जी के बगल में, वो बैंगनी हुई कि नहीं हुई। वहाँ पे हम लोग नीली से बैंगनी होने का इंतजार करते हैं। तो वहीं पर देखिए अल्ट्रा वायलेट रेस, परा बैंगनी, आप लोग को नाम भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहीं हम लोग उसको चेक करते हैं। नकली दस्तावेज वो भी हो गया एक, नकली होगा तो बैंगनी नहीं होगा। बाकी फिर देखिए उंगली के निशानों का पता लगाने में, यहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, यूवी रेस का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विस्थापन धारा क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कि विस्थापन धारा क्या होती है देखने वाले हैं हम लोग। किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो समय के साथ जो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा था किसी परिपथ में। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि परिपथ जहाँ पर नाम आया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। जहाँ पर भैया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होता ही है। तो अचानक से जो वैद्युत क्षेत्र हमारा परिवर्तित हो जाता है, उसके कारण जो उत्पन्न धारा होती है उसी को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। जैसे एक कांस्टेंट है, जैसे आप लोगों को कोई परिपथ में जैसे विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, अचानक वो एकदम से चेंज हुआ तो जो करंट फ्लो हो रही होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो वही जो चेंजेस आएंगे उसी को हम लोग यहाँ पर बच्चों विस्थापन धारा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन डी टी। तो ये होता है इसका विस्थापन धारा का फॉर्मूला। तो हो सकता है 2 से 3 नंबर में आप लोग से पूछ लिया जाए, तो इसको और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वाटहीन धारा क्या होती है। ठीक है, वाटहीन धारा क्या होती है। तो देखिए क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। याद करेंगे, देखिए समय ऐसा है तो याद आपको नहीं होगा, समझ के जाइए, कैसा भी दे दें आप लोग वहाँ पर कर डालोगे। तो देखो क्या होती है वाटहीन धारा। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ मतलब अल्टरनेटिंग जो होता है परिपथ होता है हमारा सर्किट में, केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता हो, मतलब कि प्रतिरोध ना हो। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें क्या हो, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो, केवल लिखा हो प्रेरकत्व हो, मतलब इस तरह से ऐसे करके ये बना हो और ये बना हो, केवल ऐसे मतलब अथवा धारिता हो। ठीक है, इस तरह से जो सर्किट बना होगा हमारा, यहाँ पर कहीं प्लस माइनस होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इसमें ये रेजिस्टेंस ना हो, ये जो होता है रेजिस्टेंस इस तरह से जो होता है, ये रेजिस्टेंस इस परिपथ में कहीं भी ना दिखाई दे हम लोग को। ठीक है, तो वहीं पर जो हमारी होगी वो वाटहीन धारा हो जाएगी। जैसे कि डिफिनेशन भी लिखी हुई है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता हो, मतलब कि प्रतिरोध ना हो,
तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते हुए भी औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, इसलिए ऐसी धारा को ही हम लोग वाटहीन धारा कहेंगे। मतलब ऐसे परिपथ में जो धारा बहती है उसको हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ये चीज़ जो वाटहीन धारा वाला है टॉपिक, ये क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि चोक कुंडली क्या होती है। ठीक है, तो चोक कुंडली क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है चोक कुंडली, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर भैया कि क्या कैसे इसको हमें डिफाइन करना है एग्जाम में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास, मतलब वैद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है, हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, जो अल्टरनेटिंग सर्किट होता है, उसमें बिना विद्युत ऊर्जा को हम लोग लॉस किए हुए भी धारा को कम कर सकते हैं, जैसे चौकुंडली कहते हैं। जो युक्ति होती है उसका नाम है चौकुंडली। चौकुंडली काम क्या होता है, किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की बिना हानि के जो हम विद्युत धारा जो है उसको कम कर दें। यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित कोड पर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, इसी कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं, चौक कुंडली बोलते हैं। तो फिलहाल अगर आप लोग को ज़्यादा ना याद है तो यहाँ तक याद कर लीजिए, केवल प्रत्यावर्ती धारा से लेके कहते हैं तक इतना आप लोग लिख दोगे। वैसे भी 2 नंबर में पूछी जानी है, 2 नंबर में आप लोग इतना लिख दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोग को एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। अभी बहुत सी वीडियो आज आने वाली हैं तो उनको आप लोग मिस मत करिएगा। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो, और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ना अच्छी लगी हो तो तुरंत डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई वो नहीं है। आराम से आप लोग पढ़िए, बढ़िया। आज का दिन है और कल का भी आधा दिन है लगभग आप लोग के पास, अच्छे से रिविज़न करिए। 24 घंटे लगभग है समय आप लोग के पास। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम दे के आइए, कैसा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा गया। और बाकी के अभी तक 2 एग्ज़ाम आप लोग के कैसे गए हैं, 3 एग्ज़ाम जो हिंदी, बायो, मैथ या फिर इंग्लिश का कैसा भी आप लोग को पेपर गया हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग के पेपर कैसे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।